हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 10th ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर प्राकृतिक संसाधन। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर वहाँ पे नहीं देखे हैं आप लोग, नहीं पढ़ पाए हैं, तो जाइए चैनल पे, आपको फर्स्ट चैप्टर का सारा वीडियो, उसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन आपको उसमें डाल दिया गया है, आप उसमें जाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग समझते हैं, टॉपिक का, चैप्टर का जो हेडिंग है उसे समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति द्वारा जो हमें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में पहला है भूमि संसाधन, ठीक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? मूल संसाधन। यानी भूमि के बिना कुछ भी संभव नहीं है, न कृषि संभव है, न व्यापार संभव है, न उद्योग संभव है, न मत्स्य संभव है, न वन जीवन रह सकता है। यानी कुछ भी संभव नहीं है किसके बिना? भूमि संसाधन के बिना। इसीलिए हम लोग भूमि को क्या कहते हैं? मौलिक संसाधन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पूर्व अध्याय यानी अध्याय फर्स्ट के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके होंगे। यानी अध्याय फर्स्ट में संसाधन क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े। तो संसाधन क्या है चैप्टर फर्स्ट में हुई है ही। अगर आप लोग नहीं देखें तो वहाँ जाइए, चैप्टर फर्स्ट में चैनल पे मिल जाएगा, अच्छी तरह से वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर वहाँ नहीं पढ़े तब पर भी यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, यहाँ से भी समझ में आएगा। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि सभी यानी किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर करता है। यानी किसी भी देश में संसाधन उपलब्ध है, लेकिन अगर उस संसाधन का उचित मात्रा में यानी क्या कर रहा है, नियोजित रूप से अगर उस संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है तो उस देश, उस क्षेत्र, उस राज्य की क्या होगी? समृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक, क्लियर है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त, यानी संसाधन क्या करता है? मानवीय आवश्यकताओं को क्या करता है? तृप्त मतलब होता है क्या होता है? पूर्ति। तो संसाधन मानवीय आवश्यकताओं क्या करता है? पूर्ति करता है। पूर्ति करने वाले संसाधन एवं संतुष्टि करने वाले सेवाओं में क्या है? यकीन करता है, ठीक। तो इसी को संसाधन बनता है जो उसकी क्या कर सकते, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, या ऐसी सेवा जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते, उसी को मानव क्या बनता है? संसाधन बनता है। और वही संसाधन होता भी है। तो इसमें तकनीक, ज्ञान एवं संसाधनों का सहयोग क्या है? अपरिहार्य है। अगर किसी भी संसाधन का संसाधन के रूप में उपयोग करना है तो अगर आपके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होगा तो क्या उस संसाधन का उपयोग कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या, संसाधन का भी सहयोग उसमें होना चाहिए। यानी कह रहा है तकनीकी ज्ञान और संसाधन का सहयोग अपरिहार्य, यानी क्या है? अनिवार्य। अपरिहार्य मतलब होता है अनिवार्य। क्या है? अनिवार्य है, ठीक। हम भूमि पर निवास करते हैं, अच्छी तरह से हम लोग को पता है। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। यानी क्या होता है? होता है, संपादित मतलब होता है होना, यानी संपन्न होना, संपादित होता है। और हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। किसका? भूमि का। आगे देखेंगे इन सभी रूपों में। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि। यह प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण यह प्राकृतिक संसाधन है। यानी प्रकृति ने हमें क्या दिया है? भूमि को दिया है, इसलिए हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है, ठीक। कह रहा है ये सब क्या है? मौलिक संसाधन है, ठीक। यानी इन सभी क्रियाओं का प्रयोग किसके द्वारा, इन सभी क्रिया कार्य किस पे होता है? भूमि पर ही होता है। तो इसीलिए क्या बोल दिया, इसीलिए क्या हो गया? भूमि मौलिक संसाधन हो गया, ठीक। इतने व्यापक रूप से होना चाहिए, उपयोगी होने के बावजूद यह सीमित संसाधन है। यानी भूमि का उपयोग बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत ही प्रकार में इसका भूमि का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। लेकिन इस भूमि का जो मात्रा है क्या है? सीमित है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा नहीं सकते, ठीक। अस्तु यानी अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों, यानी विविध मतलब क्या? अनेक, विविध मतलब कह सकते हैं अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कह रहा है जो संसाधन का विविध उद्देश्यों के लिए, तो हम लोग देखें विविध उद्देश्यों के लिए क्या करते हैं? उपयोग, उसका उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं? सावधानी पूर्वक। यानी भूमि का कोई भी अंश क्या हो? बर्बाद नहीं, कोई भी अंश खराब नहीं हो, इसीलिए कह रहा है सावधानी पूर्वक और नियोजित रूप से। यानी कह रहा है कृषि में कितना करना है, वानिकी में कितना करना है, पशुचारण में कितना करना है, वन्य जीव में कितना करना है। तो इसी कह रहा है इस सबको क्या करना है? नियोजित रूप से, नहीं प्रबंधन रूप से इसका उपयोग किया जाए या किया जाना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है, जैसे क्या? पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और इत्यादि घाटियाँ। तो कह रहा है यहाँ पे भौतिक स्वरूप, तो जो हमें दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप। तो भूमि पे हमें कहीं क्या दिखाई देता है?
पर्वत दिखाई देता है, हमें कहीं क्या दिखाई देता है, पठार दिखाई देता है, कहीं क्या दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है, और कहीं निम्न भूमि, यानी भूमि का वह भाग जो नीचे क्या हो गया, धंस गया है, उसे क्या कहते हैं, निम्न भूमि। और कहीं पे क्या, घाटियाँ दिखाई देती है, यानी पर्वतों के बीच का रास्ता। ठीक, ये विविध स्वरूप यानी पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ जलवायु से भी प्रभावित होते हैं, यानी जलवायु इन सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो भारत प्रभावित करता है। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि का लगभग 43% भाग पर क्या है, मैदान है। देखिए इस डायग्राम से आपको, ये चार्ट से आपको साफ साफ समझ में आएगा। जो ये 43%, इसको 100 लेते हैं, सॉरी, तो इस 100 में 43% किसका भाग है, मैदान का भाग है, यानी 50% से थोड़ा सा ही कम है, यानी आधा से थोड़ा सा ही कम है, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। कृषि उद्योग इसी पे लगाया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। 30% पर्वतीय, 30% भाग क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। देखें ना, पर्वत का क्षेत्र है। अब जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। कह रहा है, ये देखिए 30% क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसी पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकलती है, और पर्वतीय क्षेत्र से जो नदी निकलती है वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 12मासी, या उसे कहते हैं सदानीरा। क्यों, अब देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है, और इसी को कहते हैं सदानीरा। अब देखिए पर्वत, जो ऊंचाई जिसका पर्वत का अधिक होता है, उस पर्वत पे क्या जम जाता है, बर्फ जम जाता है, और बर्फ जम जाता है, और बर्फ के पिघलने से वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ होती है, उसमें सब दिन यानी 12 महीना क्या होता है, जल होता है। इसीलिए उस नदी को क्या कहते हैं, 12मासी या सदानीरा, यानी सब दिन उसमें क्या रहता है, निर मतलब क्या होता है, जल, और सदा मतलब कि सब दिन, सभी दिन, तो सभी दिन उसमें जल होता है, इसलिए क्या कहते हैं, सदानीरा। और वो नदियाँ उसी 12 महीना, उसी का दूसरा शब्द है 12 महीना, उस नदी में क्या होता है, जल होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, 12मासी। तो यानी पर्वत से निकलने वाली नदी में क्या होता है, 12 महीना जल होता है, इसीलिए उसे 12मासी या सदानीरा कहते हैं। ठीक, और ये पर्वत से निकलने वाली नदी कहीं कहीं क्या, झरना का रूप ले लेती है। तो उसी झरना का जहाँ रूप ले लेती है, वहाँ पे पर्यटन का विकास होता है, यानी वहाँ पर लोग क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो पर्यटन से भी क्या होता है, आय प्राप्त होता है, तो अनुकूल परिस्थितियाँ मुहैया कराती है। तो क्या, मैदान का भी बहुत सारा उपयोग है। तो हम अभी देखें, जब मैदानी भाग में क्या होता है, कृषि होता है, उद्योग होता है, और अन्य सारे कार्य कहाँ पे होता है, मैदानी भाग में होता है। ठीक, और पर्वत है, वो हमारे लिए क्या उपलब्ध कराता है, 12 महीने जल से लबालबित नदी उपलब्ध कराता है, जिसका क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई के लिए, पीने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, अब कह रहा है यह पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या, हमारा पर्वत। अब आगे पारिस्थितिकी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे देश का 27% भूभाग पठार के रूप में क्या है, विस्तृत है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखेगा क्या, 43% पर मैदान, 33% पर पर्वत, और 27% पर क्या है, पठार। तो वही कह रहा है जो मैदान है उसका भी उपयोग है, पर्वत है उसका भी उपयोग है। अब देखते हैं पठार। तो पठार जो है देश का 27% भूभाग पर क्या है, पठार के रूप में विस्तृत है, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष क्या है, संचित है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, मैदान भी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, पठार भी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, पर्वत भी है। तो ये सब है किस पे, सब भूमि पे ही है। तो हो गया कि नहीं हो गया, भूमि मूल संसाधन, यानी भूमि पे मैदान भी है, भूमि पे पर्वत भी है, और भूमि पे पठार भी है। तो सब है किस पे, भूमि पे। तो मूल हो गया संसाधन। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या कर लिए, जो चैप्टर का शुरुआती यानी भूमि संसाधन, वो हम लोग कर लिए। अब आगे हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे मृदा निर्माण। देखिए मृदा निर्माण, आगे इसको स्टार्ट करें, मृदा निर्माण। तो यहाँ अभी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में आया होगा, हम जस्ट अभी पीछे क्या पढ़ रहे थे, भूमि पढ़ रहे थे, भूमि संसाधन, और जस्ट सीधे जंप करके आगे कहाँ आ गए, मृदा पे आ गए। तो थोड़ा सा मन में सवाल आ रहा होगा, जो मृदा और भूमि क्या होता है। तो भूमि वह है जो पूरे पृथ्वी पर क्या है, हर जगह पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, मैदान के रूप में, निम्न भूमि के रूप में क्या है, उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं, भूमि। और भूमि का वह भाग जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, मृदा। ठीक, तो चलिए अब यही कह रहा है मृदा निर्माण।
तो मृदा पारितंत्र का क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। तो पारितंत्र मतलब होता है पर्यावरण, क्या है बाबू, पर्यावरण, ठीक। और महत्वपूर्ण घटक, तो घटक मतलब होता है अंग, क्या होता है, अंग। तो मृदा पारितंत्र का क्या है, महत्वपूर्ण घटक है, यानी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी पर्यावरण का ही एक अंग है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत क्या करती है, मृदा कहलाती है। यानी ऊपरी पतली परत, जो मिट्टी का सबसे ऊपरी पतली परत है, भूमि का ऊपरी पतली परत है, जिसका क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। तो आगे आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो मृदा और भूमि में क्या अंतर है, यही लिखना है। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत, जिसका हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, वन्य जीव के लिए, वही क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय क्या है, संसाधन है। यानी इसको क्या कर सकते हैं, फिर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कोई मिट्टी खराब हो गया, अगर उसको हम कुछ दिन तक छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, फिर से वह मिट्टी अपने आप को पूर्ण रूप से, यानी पुनः पीछे वाले रूप में, सही रूप में वापस आ जाता है। यह केवल पौधों के विकास का माध्यम है, यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीवन समुदाय का पोषण भी करता है। यानी सभी के लिए पोषण, यानी पोषण का अर्थ होता है भोजन, कौन उपलब्ध कराता है, यही आपका मिट्टी, हमारा मिट्टी उपलब्ध कराता है, मृदा। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इससे नष्ट होने के साथ साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक क्या है, जीवंत तंत्र है। अगर मृदा का क्या है, ये इसका कह रहा है उर्वरता शक्ति अगर समाप्त हो जाए तो क्या हमारी संस्कृति बची रहेगी, नहीं बची रहेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि कृषि के बिना जीवन क्या है, संभव नहीं है। अगर कृषि ही नहीं हो तो खाने के लिए क्या मिलेगा, खाने का पदार्थ, यानी मनुष्य को जीने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है क्या, भोजन। तो भोजन ही नहीं मिलेगा कृषि की, यानी मिट्टी की उर्वरता ही खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, कृषि ही नहीं होगा। तो क्या तो कहीं कर रहा है, अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है, ठीक, न दिखाई देते हुए क्या है कि जीवंत तंत्र है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है, सारी प्रक्रिया संचालित होता है। इसीलिए हम ये भी बोले जो मृदा क्या है, एक मूल संसाधन है, ठीक। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण में क्या बढ़ता है, लाखों समय लग जाता है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा क्या होता है, निर्मित होता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो चट्टानों के टूटने, भौतिक और रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनों से मृदा क्या होता है, निर्मित होता है। तो मृदा निर्माण में चट्टानों का टूटना, उसका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन भी मृदा निर्माण में क्या है, सहायक है। और भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया क्या है मानते हैं, क्या मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या मानते हैं, भूगोलविद अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। अब अगला है इसमें मृदा निर्माण के कारक। तो सीधे ही क्वेश्चन में पूछ लेता है जो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से, या मृदा निर्माण के कारक कौन है, ये कितने हैं। तो मृदा निर्माण के कारक ये आपका है ऊंचा बच या धरातल आकृति। देखिए तो ऊंचा बच कहने का अर्थ है पृथ्वी पर जितना भी क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, सभी को एक साथ मिला दे तो वही कहते हैं पृथ्वी का क्या हो जाएगा, ऊंचा बच। यानी पृथ्वी पर सभी स्वरूप, मैदान हो गया, पर्वत हो गया, ये झील हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, सभी को एक साथ मिला दे तो उसी को कहा जाता है ऊंचा बच, ठीक। तो ऊंचा बच या धाराकृति यानी स्थल का स्वरूप, धाराकृति। मूल शैल या चट्टान, जहाँ पे जो उसका जो मूल शैल है वो, और यानी वहाँ पे जिस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण होना है वहाँ पे शैल क्या है, यानी वहाँ पे जो भी मिट्टी का टुकड़ा है वो किस प्रकार का है, उसी को कहते हैं मूल शैल या चट्टान है वो किस प्रकार का चट्टान है, ठीक। जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और खनिज कण तथा समय, तो ये सभी कारक टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 जो कारक है ये क्या मृदा निर्माण के कारक है। इन सभी कारकों का मृदा निर्माण में क्या है, बहुत ही सहयोग है। यानी इसके बिना मृदा निर्माण क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं
भी ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में क्या करती है, सहयोग करती है। तो तापमान में परिवर्तन, प्रवाहित जल, पवन, हिमनद, ये सब क्या करता है, सब के सब मृदा निर्माण में सहयोग करता है। तो यही आपसे पूछेगा जब मृदा निर्माण में कौन कौन सहयोग करता है, तो ये सबको क्या करना है, याद रखना है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। यानी मृदा निर्माण में जैविक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। जैव यानी क्या कहता है, जिसमें जीव होता है, अजैव जिसमें क्या होता है, जीवन नहीं होता। तो मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के क्या होता है, पदार्थ भाग लेते हैं। अब करा आगे, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व। ठीक, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, उसके गठन, यानी मृदा का क्या है, गठन किस प्रकार का है, उसकी गहराई कितनी है, आयु कितना है, रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को क्या कहता है, निम्नवत क्या कहते हैं, बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, तो अब देखिए आगे देखते हैं मृदा के वितरण, यानी पूरे भारत में मृदा का वितरण किस प्रकार से, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग मृदा के प्रकार एवं वितरण, यानी भारत में कितने प्रकार की मृदा है और उसका वितरण कहाँ पे, यानी किस राज्य में कौन सी मृदा है, उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, और उसके बाद हम क्या सभी राज्य में कौन सी कितनी है। तो राज्य के अनुसार भी हम लोग देखेंगे ये मृदा कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मृदा के प्रकार, यानी कितने प्रकार की मृदा होता है, और वह मृदा का भारत में किस प्रकार से वितरण हुआ। ठीक, तो ये सब भी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।